नमस्कार देवी सिंह भाटी साहब। नमस्कार। भाटी साहब, मैंने परिचय दिया एक ऐसा विद्रोही नेता, एक ऐसा क्षत्रप जो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं हुआ न केवल राजनीति से, बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं से भी। राजनेता से इतर आपने सामाजिक व्यवस्थाओं पर ज्यादा प्रहार किया। आने वाले वक्त में ऊंट पता नहीं किस करवट बैठेगा, परंतु आपकी छवि आप हमेशा वैसी ही रखना चाहते हैं, एक जुझारू और एक विद्रोही नेता की। इसके पीछे खास वजह क्या है डॉक्टर साहब? नहीं, वजह तो देखिए, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो खून में है, सदियों तक हमने आतताइयों से मुकाबला किया। इस देश को हमने हर हालत में बचाया, कभी बंटवारा तक नहीं होने दिया। कितने ही लुटेरे आए, त्याग किए, बलिदान किए, साके हुए, जौहर हुए, तो वो हमारे खून में है। वो एकदम किसी के जा नहीं सकते। तो वो हमारा ये था कि हम 36 कौम को साथ लेकर गांव बसाते थे। और वही अब आज मेरे मन में है कि मेरे बाप दादा इसी प्रकार लगे रहे, तो मैं भी जो उनकी बातें सुन के या उनकी चर्चाएं सुन के मैं भी उसी हिसाब से लग गया। कॉलेज डेज में सरपंच से लेके एमएलए तक मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे सदियों से परंपराएं थी, जो हमारे संस्कार थे, जो सामाजिक संरचना थी, आपने पाश्चात्य देशों की प्रणाली अपना ली, तथा कथित प्रजातंत्र, जबकि हमारे यहाँ तो हजारों साल से प्रजातंत्र चलता था। हर एक के ऊपर नियंत्रण होता था, राजा कितना ही बड़ा हो जाए और उसके साथ में पुरोहित और अन्य व्यवस्थाएं के तहत वो नियंत्रित शासक। ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है सर, ये जो थ्योरी है, ये मौजूदा दौर की राजनीति में कितना संभव है? आप सत्ता में भी तो रहे हैं, आप मंत्री भी रहे हैं, वहां भी आपकी छवि विरोधी की रही। देखिए, जो निर्णायक भूमिका में होता है ना, वो कुछ कर सकता है। हम तो एक हिसाब से उनके साथ थे। हम अपने निर्णायक, हम जैसे सामाजिक न्याय मंच में थे, वो हम अपने हिसाब से कर सकते थे। लेकिन किसी के साथ रह के आप सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में रहो तो आप निर्णायक भूमिका में नहीं आ सकते। तो वो मेरा एक सोच है कि जो हमारा परंपरागत शैली वही होगा। आज दुनिया में देख लो ना, जहां जहां प्रजातंत्र है, बिना पैसे के तो वहां खरबों रुपए लगाए बगैर चुनाव नहीं होता, करोड़ों रुपए लगाए बगैर आप सांसद नहीं बन सकते। ये किसके लिए व्यवस्था है? आपने उसको अपना के हमारे गांव में इतना हम आपस में प्रेम से रहते थे, हर गांव में आज पार्टीबाजी करा दी। यही चुनाव प्रणाली हुआ क्या? कौन आता है अमेरिका में? जो सबसे ज्यादा संपन्न हो वो चुना जाता है राष्ट्रपति, जो भी सीनेटर वगैरह। सवाल ये है, हमें अपनी जो फूल प्रूफ हमारा सिस्टम था वो अपनाएंगे। कानून और नियम से तो आज तक कुछ नहीं हुआ। अमेरिका में इतना कंट्रोल्ड, वहां पर सारा लॉ एंड ऑर्डर रहता है, लेकिन जेल से वहां माफिया अपने जो भी जिस प्रकार के कर्तव्य करते हैं चला रहे ना। पर हमारे भारत देश के लोकतंत्र की तो दुहाई दी जाती है ना सर, क्या? इसकी दुहाई मुझे ये बता दो, लोकतंत्र में आप न्यायपालिका को निर्णायक भूमिका में मानते हो? सबसे शक्तिशाली तीसरा स्तंभ। और जब अतीक जैसों के मामले, जब ऐसे गुंडों के मामले उनके सामने आते हैं, तारीख पर तारीख निर्णय नहीं लेते कि गोली मार देंगे, हम बर्बाद, हमारे परिवार को खत्म कर देंगे। ये आप कह रहे हो इस प्रजातंत्र की व्यवस्था को? ये आप इस प्रकार के बुलावा देकर आप कर रहे हो। आज इस व्यवस्था में किसी की मजाल है, कोई पुलिस वाले से बहस कर सकता है? तो इस व्यवस्था के भीतर तो जाएंगे ना आप जैसे लोग। है ना, तभी तो रह के तो लड़ रहे हैं ना। हम बदलाव की और चाहते हैं। हम आ रहा है धीरे धीरे, लोग उब गए। 30-35 साल तक तो लोगों ने कहा कि हाँ अब आजादी मिल गई, सब कुछ बदलाव हो जाएगा। उसमें एक छोटी सी दो लाइन है। एक कोई उस आजादी की तथाकथित लड़ाई में लगा हुआ था, तो उसने आजादी मिलते ही पत्नी को कहा कि अब सब ठाठ हो जाएंगे, अपने जो देश आजाद हो गया। कई वर्ष निकले, पत्नी ने कहा कि आप कह रहे थे सब व्यवस्था बदल जाएगी, ठाठ हो जाएंगे, कि आजादी मिलिया पछे ना हूं पांगरियो ना तू पांगरी, हूं तो होगी फोफड़ी और तू होगी सांगरी। तो ये व्यवस्था होगी। तो अब लोग बदलाव कर रहे हैं, कोई अपने अलग व्यवस्था कर रहा है, पानी रोक रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई सामाजिक। हेगडे नाम का व्यक्ति जो कर्नाटका में था, उसने अपने जीवन काल में करीबन 45,000 फैसले कर दिए। लोग विश्वास करके उसके पास आए, सही सही न्याय देता था, निर्णय सही हिसाब से, गलत को गलत और सही को सही। तो लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर बदलाव इसी प्रकार धीरे धीरे आएगा। लोग अच्छा भाटी साहब, इस बदलाव की मुहिम में आपने प्रयास, बीजेपी में चूंकि आपका लंबा पुराना इतिहास रहा है, आपने बीजेपी से चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते भी, परंतु अब आने वाले वक्त में आपका कभी तो मन
डोल जाता है वसुंधरा जी की तरफ, कभी आप भाजपा की तरफ। अब लेटेस्ट आपका बयान आया है कि नहीं, मैं तो मेरा अलग सामाजिक न्याय मंच जो है रखूँ। देखिए, हम कांग्रेस में तो किसी हालत में नहीं जा सकते, जिसने इस देश के टुकड़े करवाए। जी। और कांग्रेस के सामने पार्टी थी उस समय जब हम पहली बार एमएलए बने, जनता पार्टी। तो हम जनता पार्टी में थे, उस समय कोई बीजेपी नहीं थी। उसके बाद में जनता दल बना, वो भी धीरे धीरे बिखर गया। तब हमें विरोध में रहना था कांग्रेस, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ज्यादातर उस समय कांग्रेस होती थी। फिर हम आगे भाजपा में। अब भाजपा में भी धीरे धीरे सब जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो सेकंड लाइन के या थर्ड लाइन के जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा। तो हम जिस प्रकार से जिनका साथ हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, मान लो वसुंधरा जी हैं, वो आज मासेज की लीडर है। कहीं भी बिना सूचना के गांव और शहर में जाके खड़ी हो जाए, तुरंत हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अब आज देख लीजिए, आज वो क्या एक नारा दिया है, हम नहीं सहेंगे। नहीं अब सहेगा राजस्थान। हाँ, अब कुल इतना पूरा सब पार्टी ने जोर लगाया, कुल 10-15 हजार आदमी इकट्ठे हुए। तो आप चाहे आज आप जनप्रतिनिधियों को देख लीजिए, बनाते हैं उनको प्रदेश का मंत्री, और वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मंत्री होकर रह जाता है, उसे कोई लेना देना नहीं। और आज भी नेताओं की यही स्थिति है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के बाद, लोकसभा क्षेत्र के बाद कुछ नहीं। तो फिर इस परिस्थिति में, क्योंकि आपको विरोध में रहना है, कांग्रेस के खिलाफ रहना है, इस परिस्थिति में आप सामाजिक न्याय मंच को पुनर्जीवित कर रहे हैं। सामाजिक न्याय मंच की तो एक अलग मांग थी, वो एक इंडिविजुअल इतनी एक सी थी कि आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण। उस लड़ाई का, ये लंबी लड़ाई का ये नतीजा निकला कि आज राजकीय सेवाओं में 10% आरक्षण मिल गया है। ये एक हिस्सा है, और वो भी क्या, जो असंभव है, जो संविधान में प्रावधान नहीं है कि आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाएगा। वो आरक्षण लिया, जनता खुद लड़ी है। तो वो हमारा मोटा मोटी एकदम एक पार्ट हमारा पूरा हुआ। उसके बाद में हमने इसको एज ए राजनीतिक दल इसको वाइंड अप कर लिया। अब देखते हैं, हम सब साथियों के साथ भी मैं आज जा रहा हूँ 1 अगस्त को जोधपुर, वहाँ मारवाड़ के लोगों से चर्चा करेंगे। उसके बाद में जाना होगा तो अलग अलग जिलों में जाएंगे, सिरोही, पाली, जालोर। आप भाटी साहब कोलायत तक सीमित नहीं है, आप बीकानेर तक भी सीमित नहीं है, आप समूचे, मैं आपको मानता हूं कि आप पश्चिमी राजस्थान में अपनी पकड़ रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। तो ये जिस आप राह पर जा रहे हैं, ये तीसरे मोर्चे की राह होगी, और जो राजस्थान में कभी सक्सेस नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, सक्सेस होना नहीं होना इसका एक अलग से एक बहुत लंबा कारण है, विस्तार से हम नहीं जा सकते। वो बात सही है कि तीसरा मोर्चा यहाँ कामयाब नहीं हुआ, पर यहाँ जब हवा चलती है ना, तो जनता पार्टी खड़ी हो जाती है, जनता दल खड़ा हो जाता है, भाजपा खड़ी हो जाती है, और कांग्रेस का पूरे देश में धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है। वो अलग बात है, लेकिन ये संभावना है। और उसमें क्या रहेगा, कितना कामयाब होंगे, और दलों के साथ भी बातचीत हो सकती है, सीटों का एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसी भी परिस्थिति। राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। क्या ये भी संभावना है कि बीजेपी अगर आपको मान सम्मान से बुलाए तो आप जाएंगे? ना, मैं अगर आज के दिन मुझे ऐसा प्रदेश में नेतृत्व देने वाला कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा, जो मुझे क्या करना उनसे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर कोई टॉप ऑफ द सेट 9 एंड 0 लीडर हूँ, वो ना हूँ बुलाए, लेकिन जो मैं मानता हूँ कि वो अगर लीडर हो जाती हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाए, तो मेरा एक कल्पना है कि इस पूरे प्रदेश को ऐसा सुखमय कर दूं, किसान से लेके लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर व्यवस्था में मेरे सब उसके पास योजना है। तो वो मैं करा सकता हूं उनसे, और जिससे पूरे सब लोगों का भला हो सकता है। आपको क्या इस बात का आभास होने लगा है कि वसुंधरा जी को अब फ्रंट पे नहीं लाया जाएगा भाजपा के द्वारा? हाँ, लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि ये जिस प्रकार से केंद्र से इस प्रकार के निर्णय होने लगे कि संघ के अलावा व्यक्ति नहीं हो। संघ है, संघ में बिल्कुल त्यागी तपस्वी बैठे हैं लोग, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, घर नहीं बसाया, तो वो तो तपस्वी हैं, लेकिन वो एक वैचारिक दृष्टिकोण दे सकते हैं। प्रशासनिक क्षमता अलग होती है। तो वो हम देख रहे हैं कि हमने हरियाणा में निर्णय दिया कि खट्टर जी को बनाए मुख्यमंत्री, बना दिया। पर आज देखिए कि किस प्रकार से नूह के अंदर शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है, और उसके अंदर साथ में व्यवस्था होते हुए पुलिस की मार काट, दुकानें जला दी। योगी संघ से नहीं है, कामयाब है, हमारे मध्य प्रदेश में ताबे नहीं आ रहा। तो ये इस स्थिति में
मुझे लग रहा है कि अगर ये नेतृत्व नहीं देंगे वसुंधरा जी को, तो राजस्थान में बहुत मुश्किल होगा। आपका ये अनुभव क्या कहता है? राजस्थान की विधानसभा में लाल डायरी भी आ गई, सरकार महंगाई राहत शिविर भी ले आई, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के झगड़े भी निपट गए, बीजेपी जो है कहीं न कहीं एक नहीं हो पा रही है। आने वाले वक़्त में आपके लंबे राजनीतिक अनुभव के देखते हुए आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सवाल सबके मन में है कि सरकार किस तरफ जा रही है, किसका देखिए, मन है? ये लाल डायरियां, एक दूसरे के ऊपर आरोप और ये रेवड़ी बांटना, ये चुनाव के पास हमेशा होता है। जी। अभी कोई काली डायरी और निकल रही है, कोई कुछ निकल रहा है, इनसे कुछ नहीं, लोग थोड़ा बहुत तो समझते हैं। हुँ, लेकिन सवाल ये कि आज आपको ये करने की कहाँ जरूरत पड़ गई कि 4-4 पेज अखबारों के, 6-6 पेज आप अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हो। भाई, नवीन पटनायक ने तो आज तक नहीं ऐसे ऐड दिए, उसने कभी चेहरा भी नहीं बताया और 5 बार मुख्यमंत्री बन गया। तो ये छापने से ये कुछ चुनाव के पास आ गए, कोई देखता ही नहीं है उनके, जिनके पन्ने छप छप के आते हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के अशोक की छाप रहे हो। ये महंगाई शिविर क्या मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। आप 100 यूनिट के माफ की बात करते हो और बैक डोर से आपने उसके हजारों को बिल पकड़ा दिया। ऐसी लूट मचा रखी है जो आज तक नहीं हुई विद्युत निगम में। सर इस बार ये भी सुनने को मिला खास तौर से मानेसर की घटना के बाद कि प्रत्येक विधानसभा का एमएलए वहाँ का एज़ ए मुख्यमंत्री है। अब लोग आपके पास भी आते हैं गाँवों से, उनकी पीड़ाएँ आप भी सुनते हो, आप भी फील्ड में देखते हो। तो क्या लग रहा है आपको इस बार भ्रष्टाचार किस लेवल पे रहा है या महँगाई किस लेवल पे रही है या क्या इस एक विधायक उसके इलाके का मुख्यमंत्री जैसा हो गया तो उससे लोगों को विकास मिला है, क्या हुआ है? नहीं, महंगाई वाला मुझे तो देखिए, हम देख रहे हैं 50-60 साल से हुँ, महंगाई तो अपने हिसाब से बढ़ती आ रही, बढ़ती आ रही, बढ़ती। कई बार जिस प्रकार के बीच में परमिट वाला, जिसको लाइसेंस दिया, जिसको छूट दी, तो वहां एकदम महंगाई बहुत बढ़ जाती थी। हुँ, लेकिन कुल मिला के ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता था। ऐसा कोई महंगाई वाला है नहीं। और ये जिस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, इससे नहीं होता। आपका काम बोलता है, आपको नहीं बताना पड़ता कि मैंने ये करा दिया। अरे, आप कह रहे हो कि आपका चेहरा पीला केसर जैसा है, लोग देखेंगे वैसा मानेंगे ना। आपके हुँ, कहने से तो गोरे नहीं हो जाओगे। तो ये चीजें कोई अखबारों में छापने से, ये करने से कुछ नहीं होगा, रेवड़ियां बांटने से कुछ नहीं होगा। और इसमें जो लोगों ने 4 साल में महसूस किया है, हुँ। उस हिसाब से अपना दिमाग बनाएंगे। अच्छा भाटी साहब एक चीज़ और, आपको गुस्सा आता है? सबको आता है अपने अपने हिसाब से। ऐसा ही कृष्ण भगवान को ऐसा माना जाता है कि भाटी साहब को गुस्सा बहुत आता है। में गुस्सा आता तो है, सही मौके पर आता है। हुँ। अभी एक पत्रकार से जो बात हो, उसी के रेफरेंस में आप कर रहे हो। नहीं, मेरा वो नहीं था, फिर तो भी ये है कि भाटी साहब जो है मुँह फट हैं, मुँह पे बोल देते हैं, कह देते हैं, गुस्सैल स्वभाव के आदमी हैं और इन चीज़ों का कहीं न कहीं पार्टी के अब अंदर गुस्सा नहीं आए, वो हमारे बीकानेर में पुष्करणा समाज बातें करते रहते हैं हुँ, कि ना तो वो फिर गाय में होता है, ना गोदे में होता है, जी। ना सांड में है, ना गाय में। तो वो नहीं देखे, ये नहीं, तो मानव स्वभाव मेरा है। मेरा परिप्रेक्ष्य था पूछने का सर, अर्जुन राम मेघवाल से आपकी अदावत को लेकर। बताओ, तो मेरी कोई जमीन थोड़ी बांटनी है, हुँ, कोई जायदाद मकान तो बांटना नहीं है। उस हिसाब से कि जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा है ना, उस कारण से मैंने उनका विरोध किया था। इनको पार्टी के टिकट नहीं मिले, हुँ, दे दी तो सब, चलो हम इस पार्टी में नहीं रहते। जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। प्रभाव बताए ना कि बीकानेर जिले में कितने एमएलए बना दिए, कितने प्रधान बना दिए, कितने प्रमुख बना दिए उन्होंने, कितने चेयरमैन बना दिए, हम स्थिति गिनाते हैं। मौजूदा स्थिति बीकानेर जिले की भाजपा की, आपने देखा ऐसा दौर, आप तो 7 बार विधायक रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या बीजेपी संगठन आम लोगों में जा रहा है और आपको लग रहा है 7 विधानसभा सीटों में इस बार बीजेपी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी? लोगों की अपनी भावना है, उसके अनुसार तो वो काम करेंगे। हुँ, गांव का एक अलग अपने अपने, जिस प्रकार से इन्होंने आपस में गुट बना दिए तथाकथित गुट गुट प्रजातंत्र ने, हुँ, वो अपने हिसाब से वो तो होगा। किसका क्या रोल है, कोई बता देते हैं ना। हुँ, अभी अब इतने हमारे आदरणीय माननीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हुँ, बीकानेर में आए, नौरंगदेव सर। उन्होंने वो क्या यार, आप प्रधानमंत्री की सभा में इतने समर्थक नहीं है, 20-25 हजार ही आदमी इकट्ठे होते हैं। तो ये संगठन ही तो बोल रहा है। हुँ, और वही वसुंधरा जी ने अभी अपना सालासर के अंदर जन्मदिन मनाया। हुँ, अब उसमें 70-75 हजार लोग पहुंचे हैं। हुँ। तो आपका संगठन तो रूप बोलता है ना। तो सर आप क्या लास्ट सवाल मेरा कि जी, आप तय कर चुके हैं सामाजिक न्याय मंच से या किसी भी पार्टी से आप कोलाय से चुनाव लड़ेंगे या बीकानेर पूर्व ये में? अभी सब हम रणनीति के तहत तय करेंगे, पहले नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ कहावत है कि बेटा बेटी होने पर छत पर चढ़ के थाली बजाते हैं। तो अभी हम जाएंगे,
दल का क्या स्वरूप होगा, किससे कैसे वार्ता करनी, तो सबको साथ लेके करेंगे। इसके बाद में मारवाड़ के बाद में मैं जाऊंगा अजमेर संभाग में, फिर हाड़ौती में, फिर मेवाड़, फिर जयपुर संभाग, भरतपुर, सब जगह जाएंगे। अशोक गहलोत जी चैलेंज कर रहे हैं इस बार की सरकार रिपीट होगी। ऐसा कभी राजस्थान में हुआ नहीं कि एक ही गवर्नमेंट दूसरी बार रिपीट कर जाए। लगता है आपको क्या ऐसा? देखो, ये तो जो भी अखाड़े में कुश्ती लड़ता है ना, वो ये तो दावा नहीं करता मैं हार जाऊंगा। यही करता है कि वो कितना ही कैसे ही बड़ा पहलवान हूं, मैं उसको हरा दूंगा। तो ये तो ठीक है, कहने की बातें और है वो। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। देवी सिंह भाटी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक ऐसे क्षत्रप नेता हैं जो हमेशा विद्रोही स्वभाव के, विद्रोही नेता, इनको संतुष्टि नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि इन्होंने ये कहा है कि सामाजिक व्यवस्थाओं से समूचे समाज को चलाना पड़ेगा, समूचे लोगों में ये मैसेज देना पड़ेगा कि हमारे पूरा पूर्वज जिस तरह से चलते थे हमें वैसे भी चलना होगा। आने वाले वक्त में इशारा कर चुके हैं, भाजपा में वसुंधरा नहीं तो ये भी नहीं। अब सामाजिक न्याय मंच के जरिए आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में इनका कितना हस्तक्षेप होगा, कितना उसमें सहयोग होगा, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी गिरिराज के साथ रवि बिश्नोई, बीकानेर।